हेलो गाइस, आज हम मौलिक अधिकार को कर्तव्य पढ़ेंगे, जिसमें से मैंने एक राष्ट्रपति वाला जो चैप्टर है वो पहले ही से कंप्लीट कर रखा है। ये 2 बच गए थे तो जिन्हें आज हम कवर कर लेंगे। तो मौलिक अधिकार सबसे पहले भाग 3 में दिया गया है। ये देखो, ये मौलिक अधिकार हैं जो हैं भाग 3 में दिए गए हैं, ये बताया गया था, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे जो मौलिक अधिकार हैं जो विश्व में सबसे ज़्यादा व्यापक हैं, ये देखो ये वाली लाइन लिखी है, भारतीय संविधान गारंटी ही नहीं देता बल्कि यह विश्व के सबसे अन्य संविधानों में पाए जाने वाले से अधिक व्यापक और स्पष्ट भी हैं। तो अभी ना हम ये आगे करते हैं। अब मौलिक अधिकार जानना जरूरी क्यों है, क्यों इससे क्या हो कि हम मौलिक अधिकार के बारे में जान पाएंगे कि आखिरकार मौलिक अधिकार हैं क्या, और वे हमारी मतलब हम जैसे कि हमें पता होगा तो फिर हम उनकी रक्षा कैसे कर पाएंगे। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम उनके खिलाफ क्या क्या कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। कितने प्रकार की भारत में स्वतंत्रताएं दी गई हैं, ये सारी चीज़ें, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन की सुरक्षित बनाने के लिए किए गए प्रावधानों की पहचान कर पाएंगे। भारत में पंथ निरपेक्षता के आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की भूमिका का महत्व समझ पाएंगे, और बहुल और विविधतापूर्ण समाज में सह अस्तित्व के लिए सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की अनिवार्यता को समझ सकेंगे। विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के लिए इसके महत्व की समझ विकसित कर सकेंगे, ठीक है। अब क्या है, बहुल और विविधता पूर्ण समाज में सह अस्तित्व के लिए सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की अनिवार्यता को समझ पाएंगे, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के। तो ये मौलिक अधिकार बहुत ज़्यादा इसमें अल्पसंख्यकों के बारे में, जब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था ना, तो तब ये था ना कि भेदभाव बहुत होता था, तो उसको ध्यान में रख के बनाया गया था। अभी भी भेदभाव होते हैं, ख़त्म नहीं हुए। मौलिक अधिकार को विभिन्न प्रकार से उल्लंघन की विरुद्ध रक्षा कवच के रूप में संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, तो इसमें रेट भी पढ़ेंगे अपन, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, और ये फिर कर्तव्य पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपन पढ़ लेंगे तो ये सारी चीज़ें अपन कर पाएंगे। अब ये बताया था कि सबसे पहले मौलिक अधिकार जो बने थे वो अमेरिका में बने थे, ठीक है। अमेरिका में बने थे, फिर जर्मनी में बना था 1919 में, और जर्मनी ने वेहमार के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अपनाया गया था, ठीक है। और इसी प्रकार आयरलैंड में 1922 में, और रूस ने 1936 में से स्वीकार किया था। हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हमारे राष्ट्रीय लोगों ने इन अधिकारों के महत्व को महसूस किया। उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकार हमारे कंट्री में भी होने चाहिए। तो इसलिए जो 1928 में एक नेहरू कमेटी आई, उन्होंने मौलिक अधिकारों की बिल प्रस्तावित किया। फिर क्या हुआ, फिर जब भारत स्वतंत्र हुआ तो संविधान सभा ने कुछ आधारभूत अधिकारों को संविधान में शामिल कर लिया, जिनकी विशेष रूप से रक्षा सुनिश्चित की गई कि मतलब इनकी रक्षा की जाएगी। उन्हें मौलिक अधिकार का नाम दिया गया। मौलिक शब्द निम्न बिंदुओं पर बल देता है। कौन कौन से बिंदुओं पर बल देता है, अभी देख लेते हैं। भारत के संविधान में इन्हें अलग से दर्जा दिया गया है, ठीक है। संविधान ने उनकी सुरक्षा, अभी पेन उठा लेते हैं। संविधान ने उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इन अधिकारों को अदालतों द्वारा लागू किया जा सकता है, मतलब इसके लिए अपन न्यायालय में जा सकते हैं, ठीक है, अगर आपके, और संविधान को इनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान भी दिए गए हैं। यह अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त है और इन संवैधानिक दंड। अब ये पूछा जाए कि मौलिक अधिकार के विरुद्ध अपन न्यायालय जा सकते हैं, तो ऑब्वियसली जा सकते हैं, अपने न्यायालय जा सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा जाए कि मौलिक अधिकार संवैधानिक दर्जा प्राप्त है या नहीं, तो है। आइए हम समझने का प्रयास करें कि मौलिक अधिकार किस प्रकार विधायिका द्वारा निर्मित साधारण अधिकारों से, अब ये साधारण अधिकारों से कैसे अलग हो जाते हैं। जो साधारण अधिकार होते हैं मौलिक अधिकारों की भांति देश के संविधान से रक्षित नहीं, मतलब मौलिक अधिकार को देश के संविधान से रक्षा प्राप्त है। एक मिनट, मौलिक अधिकार साधारण अधिकार मौलिक अधिकार की भांति देश के संविधान से रक्षित नहीं है, ठीक है। जैसे मौलिक अधिकार को देश के संविधान से रक्षित किया गया, वैसे साधारण विधेयक नहीं है। और जो मौलिक अधिकार में अगर कोई चेंज करना है तो उसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। लेकिन जो साधारण कानून होते हैं, कानून निर्माण, वो साधारण प्रक्रिया मात्र से बदले जा सकते हैं, लेकिन इनमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। केवल संशोधन द्वारा ही किया जा सकता है, इनमें परिवर्तन केवल मौलिक अधिकारों का सरकार की किसी भी, मतलब सरकार का कोई भी अंग हो, वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता है, लेकिन इसमें बस ये है कि संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में न्यायपालिका का यह दायित्व कि क्षेत्राधिकार है या उनकी रक्षा करें। साधारण कानून के मामले में ऐसी कोई गारंटी नहीं है, मतलब मौलिक अधिकार के विरुद्ध में यही है कि हम न्यायालय जा सकते हैं, और साधारण कानून के विरुद्ध में ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि न्यायालय उनकी
उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा ही या नहीं करेगा, तो ऐसी चीज़ें हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट। अब क्या है, मौलिक अधिकारों के लक्षण क्या है। संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार साधारण कानूनों से ऊपर है। तो ये तो पता ही है कि मौलिक अधिकार की अगर न्यायालय रक्षा कर रहा है और उसे रक्षित किया गया, तो वो तो साधारण कानून से ऊपर ही होंगे। और फिर क्या है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, जो भी हाई कोर्ट होते हैं और सुप्रीम कोर्ट होते हैं, तो वे रिट जारी करते हैं, लेख जारी करते हैं, आज्ञा निर्देशों के माध्यम से मौलिक अधिकार लागू करवाने की शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास में। नागरिकों के लिए कुछ अधिकार के अतिरिक्त गैर नागरिकों के लिए भी अधिकार है। मतलब अब जो भी भारत के नागरिक हैं उनके लिए तो अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन जो गैर नागरिक हैं, जो अन्य कंट्री से आकर भारत में रह रहे हैं, उनके लिए भी कुछ अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार के उपयोग पर कई प्रकार के नियंत्रण लगाए गए हैं। इसका अर्थ है कि ये अधिकार असीमित नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई मौलिक अधिकार है तो इनका कुछ भी अपन कैसे भी प्रयोग करे जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, उनकी भी लिमिटेशन है। अब मौलिक अधिकार और कर्तव्य क्या है। अदालतों को यह जांचने का अधिकार है कि मौलिक अधिकारों पर लगाए गए नियंत्रण तर्क हैं अथवा नहीं। आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकार को सीमित रूप से स्थगित किया जाता है। मतलब जो आपातकालीन की स्थिति लग गई कि देश में इमरजेंसी लग गई, तो फिर क्या होगा कि मौलिक अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है और उन्हें स्थगित भी किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या आप जानते हैं ये संसद की मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति क्या है। मतलब संसद कैसे मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है। ओ माय गॉड, 1 मिनट गाइस, ये पता नहीं आज क्या हो रहा है। अभी अपन यहाँ थे ना, ये पढ़ रहे थे अपन। हाँ, यहाँ से अपन पढ़ेंगे। इसे चेंज कर लेते हैं, हाईलाइटर को ग्रीन। संसद की मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति क्या है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मौलिक अधिकार उसकी संशोधन करने की शक्ति से बाहर है। यह निर्णय जो है गोलकनाथ केस में किया गया था। मतलब जो गोलकनाथ केस में किया गया कि जो आर्टिकल 368 है उसके अंतर्गत क्या है, आप मौलिक अधिकार में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। न्यायालय मतलब मौलिक अधिकार में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ये गोलकनाथ केस में कह दिया गया था, जो कि 1960 का था। अगर पूछ भी लिया जाए कि गोलकनाथ केस कब का था, तो 1960 का था। अब क्या होगा, संविधान के 24वें और 25वें संशोधन के द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार बना दिया गया। जो 24वां संशोधन हुआ वो 25वां संशोधन हुआ, उसमें मौलिक अधिकार में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये संसद को दे दिया गया। और सर्वोच्च न्यायालय ने जो केशवानंद भारती केस हुआ था, जो कि कब हुआ था, 1973 में हुआ था, कि संसद की मौलिक अधिकार में संसद की शक्ति को प्रदान किया गया। अब ये क्वेश्चन देखना पूछा जाएगा, मैं आपको क्वेश्चन बता दूँ क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि जो केशवानंद भारती केस हुआ था उसमें ऐसा कहा गया था कि मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, हाँ या नहीं, तो ऐसा पूछा जा सकता है। तो उसमें आएगा हाँ किया जा सकता है, लेकिन कहेगा गोलकनाथ केस में क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता था, तो उसमें नहीं किया जा सकता, तो उसका आंसर नहीं होगा। लेकिन केशवानंद भारती में क्या होगा, यस। और 42वें संविधान संशोधन ने मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के संसद के अधिकार पर और अधिक बोले। अब तो जो संविधान मौलिक अधिकारों में जो संविधान संशोधन हुआ 42 अमेंडमेंट, तो उसमें उसने और अधिक बल दे दिया था। अभी देखते हैं इसमें क्या क्या हुआ। ठीक है, और 1980 में मिनर्वा मिलवात केस का निर्णय हुए सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया, संविधान के भाग 3 और भाग 4 का संतुलन बिगड़ने वाली हर बात को संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करने वाला और असंवैधानिक माना जाएगा। ठीक है, जो भी संतुलन बिगड़ने वाली हर बात को जो भाग 3 में दिया गया, भाग 4 में दिया गया, तो उस बात को क्या माना जाएगा, संवैधानिक माना जाएगा। ठीक है, वो संविधान के अनुरूप नहीं है। मिनर्वा केस में यह स्पष्ट किया था। अब आगे पढ़ते हैं। अब ये देख क्वेश्चन है, संसद संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन कर सकती है, हाँ या नहीं। ऑब्वियसली कर सकती है, क्योंकि ये केस वन भारती वाले में हो गया था। अब ये है या नहीं, बताइए आप, ये सही है क्या।
क्योंकि देखो इसमें तो ये लिखा है साधारण अधिकारों और मौलिक अधिकारों के बीच कोई अंतर है? हाँ है, बहुत अंतर है। वही आपने पढ़ा था, कितना अंतर दिए गए थे कि उसके खिलाफ कानून वो रक्षित हैं, वो रक्षित नहीं है। तो ये तो इसमें सॉरी पेन यूज़ कर लेते तो ये गलत हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। नेहरू कमेटी ने 1928 में मौलिक अधिकारों की मांग की थी, यस की थी, तो ये हो गया। मौलिक अधिकार अब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मौलिक अधिकार कितने में दिए गए हैं? ये सॉरी पेन ये यूज़ कर लेते हैं। भाग 3 में दिए गए हैं, इसमें 7 मौलिक अधिकार पहले शामिल थे, लेकिन अब कितने हो गए हैं? 6। 7वें मौलिक अधिकार मतलब जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था, जो 7वें में था, उसे हटा दिया गया है और उसे 44वें संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। ठीक है, यह केवल अब केवल कितने हो गए? 6 मौलिक अधिकार, जो कि किस प्रकार है। अब 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं ये अपन को पता होने चाहिए। और ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान में पहले कितने मौलिक अधिकार थे, तो अपन को पता है भारत के संविधान में पहले 7 मौलिक अधिकार थे, जो कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। ठीक है, और ये 44वां संविधान संशोधन अगर अपन को थोड़ा सा डिटेल भी जानना है तो 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 1978 में। अब हमारे मौलिक अधिकार में सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले ऐसे याद रख सकते हैं, सबसे पहले समानता का अधिकार देके, मतलब सबको समान कि सभी लोग समान है, ऐसा समानता का अधिकार दिया गया। ठीक है, फिर स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, फिर किसका? शोषण के विरुद्ध, जो भी अपने साथ शोषण हो रहा है उसके विरुद्ध अधिकार दिया गया है। एक मिनट, इसमें ये देखो, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया है, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, फिर सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार दिया गया। ये एक मिनट में इसको हाईलाइट कर देते हैं, कभी कभी हाईलाइट ही नहीं होता। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार दिया गया है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया। तो बस सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले समानता का अधिकार देगा, समानता मिल गई, सभी लोग समान हो गए। फिर क्या होगा? स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया गया, फिर स्वतंत्र हो गए। फिर क्या होगा? जो भी शोषण हो रहा है उसका अधिकार दिया गया। ठीक है, और फिर शोषण अधिकार दिया गया, मतलब ऐसे 1 2 3 4 ऐसे का खा गा में क्या दिया गया ये पूछा जाएगा। और शोषण का अधिकार हो गया। फिर क्या किया? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया गया। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार दे दिया गया, और सॉरी सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार दे दिया गया। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार दे दिया। अब चलते हैं आखिरी में। तो समानता का अधिकार कितने में दिया गया? 14 से 18 में दिया गया। पहली बात तो यही पूछा जाएगा कि इनको ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आ जाए तो समानता स्वतंत्रता शोषण धार्मिक और संस्कृति और संवैधानिक उपचार, ये आपको ऑर्डर वाइज याद होनी चाहिए। ठीक है, ऑर्डर वाइज होनी चाहिए। अब आगे पढ़ेंगे तो समानता का अधिकार 14 से 18 अनुच्छेद में दिया गया है। तो ये पूछा जाएगा समानता का अधिकार 14 से 18 आर्टिकल में दिया गया है। तो अभी हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो समानता का अधिकार क्या होता है, तो ये भी तो उन्हें पता होना चाहिए, तो ये पढ़ेंगे अपन। अब इसमें क्या है कि सभी लोग नागरिक हैं, जो बाहरी लोगों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार अर्थ है। अ, मतलब जो बाहरी लोग भी हैं, सभी लोग हैं, नागरिक भी हैं जो बाहर देशों से आए हैं, उन लोगों को भी क्या है? समान अधिकार प्राप्त है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और भारत की सीमा के अंतर्गत कानून की समान सुरक्षा से इनकार नहीं कर सकता। जिनकी जितनी भी सुरक्षा मतलब नागरिक को मिल रही है वो उनसे इनकार नहीं कर सकता। जैसे कि क्या अपन एक वो चलते हैं कि हमारे पास ऐसे अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया और हमें 24 घंटे के अंतर्गत उस व्यक्ति को न्यायालय में पेश करना पड़ता है, और हमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति को ज़बरदस्ती धर लिया गया, उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश नहीं किया गया, तो ये अधिकार है कि जो गवर्नमेंट है या न्यायालय है वो कहेगा कि क्यों नहीं किया गया है। और अगर वो मतलब न्यायालय में ऐसी फाइल उसने दर्ज कर दी और उसने जैसे न्यायालय को वही नहीं किया, रिपोर्ट नहीं किया, तो ये जो व्यक्तियों का अधिकार है, व्यक्ति खुद जाएंगे और कहेंगे कि उन्होंने मतलब उन्होंने इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया था लेकिन न्यायालय में उन्होंने पेश ही नहीं किया, तो उसके व्यक्ति के खिलाफ, जो पुलिस वाले के खिलाफ हो सकती है। तो ये सबको ही अधिकार प्राप्त है, सुरक्षा से इनकार नहीं करेगा। ठीक है, यह अधिकार संविधान के 14 में निहित है तथा राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव करने पर रोक लगाता है। मतलब राज्य किसी भी प्रकार का भेदभाव हो रहा है तो वो रोक लगाएगा। तो ये क्या है कि कानून के समक्ष सभी लोग समान है। तो ये वाला पहला अनुच्छेद है। आर्टिकल 14 में क्या दिया गया है? तो आर्टिकल 14 में दिया गया कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता मतलब सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त हैं। सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त है, मतलब कोई भी किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी कानूनी उल्लंघन हो तो सभी के साथ सेम व्यवहार किया जाएगा। ये नहीं कि ये जाति का है तो उसके साथ ऐसा, तो ऐसा कुछ नहीं, सबको समान ही है।
अब आर्टिकल 15 में क्या के अंतर्गत क्या दिया, भेदभाव पर प्रतिबंध। अब भेदभाव पर प्रतिबंध क्या है, किसी नागरिक के विरुद्ध वंश, धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि ये इस जाति का है तो आप भेदभाव कर रहे हैं, ये इस धर्म का है तो आप भेदभाव कर रहे हैं, इस लिंग का है तो भेदभाव कर रहे हैं, ये पुरुष है ये महिला है तो ये भेदभाव कर रहे हैं। लाइक ये कंपनी में काम है, सेम ही काम है और आप एक पुरुष को ज़्यादा पैसे दे रहे हैं और महिला को पैसे दे रहे हैं लिंग के आधार पर, तो ये नहीं चलेगा। जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया कि इस बंदे का जन्म दिल्ली में हुआ है और इसका जन्म गांव में हुआ है, तो उस चीज़ को लेकर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 15 में अपन को याद रखना है कि जाति, धर्म, लिंग, वर्ग आदि के वंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इनका अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को सभी दुकानों, सार्वजनिक स्थानों, कुआं, तालाबों, सड़कों का प्रयोग करने का अधिकार है, कि सभी लोग सड़कों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, कुआं, तालाबों, सड़कों को, जैसे कि ऐसा होता था कि लाइक पहले ये होता था कि जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति को जनजाति के लोग हैं, तो उन लोगों को ना ऐसे तालाबों में जो कुओं का पानी है वही नहीं भरने दिया जा रहा, तालाब है उन्हें ही यूज़ करने नहीं दिया जा रहा है, उनके लिए सड़क अलग से बनाई जा रही, तो ऐसा सब कुछ था, तो इसीलिए ऐसा कुछ आया। और दुकान वाले कह रहे हैं हम तुम्हें राशन ही नहीं देंगे, तो सार्वजनिक स्थान वो सार्वजनिक स्थान मतलब मंदिर, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इन पे सभी लोग जा सकते हैं। सामाजिक समानता लाने के लिए यह ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होगा कि समाज में समानता आएगी, सभी लोग एक दूसरे के साथ घुल मिल कर रखेंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 में क्या गया, अफसरों का समानता का अर्थ है, इसमें क्या है, अनुच्छेद 16 में अफसरों की समानता है, ये सभी नागरिकों राज्य के अधीन किसी भी रोजगार, किसी भी कार्यालय में नियुक्ति के मामले में समान अवसर प्राप्त है। इसका अर्थ है कि रोजगार केवल योग्यता और पात्रता के आधार पर दिया जाएगा। मतलब सिर्फ ये है कि रोजगार सिर्फ योग्यता और आधार के नाम पर दिया जाएगा, ये ऐसा नहीं है कि भाई तो इस बड़े वर्ग का है तो तुझे ही रोजगार दिया गया, उनको और किसी को रोजगार नहीं दिया जाएगा, नहीं सबको रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, और सिर्फ योग्यता के आधार पर दिया जाएगा समान अवसर। ठीक है, तो अभी क्या होता है, कानून के समक्ष समानता का अधिकार 14 में दिया गया। 15 में क्या दिया गया था कि वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। 6 में भी किया जाता है कि अवसर की समानता है। 16 में अवसर की समानता है, ये याद रखेंगे अपन। अब इसमें कुछ अपवाद भी दिए गए। जब राज्य सरकार के अधीन कुछ नौकरियों में निवास की योग्यता को शामिल किया जाता है। ऐसा है कि कुछ जैसे राज्य सरकार में जो भी आयोग हो गए, पीएससी वगैरह हैं, यूपीएससी वगैरह हैं, ये तो इनमें क्या होता है कि भाई कि सिर्फ मतलब कुछ नौकरियों में निवास का भी दिया जाता है कि इन्हें निवास प्रोवाइड करा जाएगा, तो वो है जब कुछ पदों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किया गया है। तो मतलब ऐसा है कि मतलब इसमें यही है कि भेदभाव नहीं किया जाता है, लेकिन क्या होता है, आरक्षण प्राप्त होता है कि इन लोगों को इतने आरक्षित पद हैं, इन लोगों को आरक्षित पद है, इन लोगों को आरक्षित पद है, तो ये अलग से होता है कि तो ये इन सब में अपवाद हो गई है। जब किसी धार्मिक और अथवा अल्पसंख्यक समुदाय के संस्थानों किसी पद पर नौकरी के लिए उसी समुदाय के किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाना हो, ऐसा मान लो कि कोई मुस्लिम कम्युनिटी है तो वहाँ पे जो भी मस्जिद है, तो वहाँ पे जो मस्जिद है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी हिंदू बंदू चला जाए, अगर उसमें जो मुस्लिम है तो मुस्लिम ही काजी बनेगा, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। अब आर्टिकल 17 में क्या दिया गया है, आर्टिकल समझ अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार पर प्रतिबंध है। अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी हो रही है, पहले ये ऐसा होता था कि छुआछूत हो रहा है, ये सब कुछ कि हम इसे नहीं छुएंगे, ये तो नीची जाति से आता है, ऐसा वैसा कुछ, तो वो सब इसमें अगर वैसा कुछ भी हो रहा है तो आप चाहिए न्यायालय आपको बिल्कुल दंड, जो भी आपके साथ ऐसा करे उनको दंड देगा। लाखों भारतीय जिन्होंने समाज के में भेदभाव, ढेर दृष्टि को देखा है और दुर्भाव को झेला है, हुआ है अछूत नहीं है। इनके समाज स्तर को उन्नत करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। महात्मा गांधी की यह इच्छा थी कि अस्पृश्यता की बुराई को जड़ से उखाड़ फेंका जाए, लेकिन दुर्भाग्य से अभी भी यह बुराई देश के कुछ भागों में देखने को मिल जाती है, खासकर गाँव में मिल जाती है। ठीक है, अब अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, मतलब अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये अब आर्टिकल 18 पढ़ लेंगे, फिर ये समानता का अधिकार अपना खत्म हो जाएगा।
राज्य को सैनिक और शिक्षक सम्मान देने के अतिरिक्त कोई भी पदवी अथवा उपाधि देने का प्रतिबंध लगता है। मतलब सैनिक और शैक्षिक संविधान देने के अतिरिक्त, मतलब सैन्य सम्मान दिया जा सकता है या शैक्षिक संविधान, ऐसी फिर कोई भी उपाधि नहीं दी जा सकती। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व अंग्रेज अपने प्रति वफादार और उनके हित में काम करने वाले को उपाधियाँ बांटा करते थे। मतलब कोई भी किसी को उपाधियाँ दे दी, बट ऐसा अब नहीं है कि किसी को भी उपाधि दे दी। जैसे कि राय बहादुर, राय साहब, खान बहादुर, सर इत्यादि जैसी उपलब्धियां न केवल सामाजिक भेद पैदा करती हैं, अब तो समाज को विभाजित भी कर दी, इसलिए उन्हें समाप्त किया गया। भारत का राष्ट्रपति, इसके स्थान पर भारत के राष्ट्रपति हो गए, सामने हो गए। सामाजिक, शैक्षिक और खेल के क्षेत्रों में भी संबंधित गणमान्य नागरिकों को भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री जैसी उपलब्धियां प्रदान की गई हैं। लेकिन उनके आगे ये लगाया नहीं जाता भाई कि ये राय बहादुर है, ये पद्म भूषण है, तो ऐसा नहीं है, वो उपलब्धियाँ प्रदान की गई, इन्हें पद्म भूषण मिल चुका है, ऐसा कुछ ऐसा है। इसी प्रकार सेना अथवा अर्धसैनिक बलों में जो उनके लिए पुरस्कार दिए जाते हैं, उन्हें ऐसा नहीं टैग दिया गया है। तो सारी उपाधियों का अंत हो गया। अब एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि समानता के अधिकार में हमने क्या पढ़ा। पहले पढ़ा कानून के समक्ष समानता, और दूसरे 15 में पढ़ा कि जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और सेट में जो 16 में पढ़ा कि 16 में क्या था, 16 में क्या था, 17 में तो जो अनटचेबिलिटी थी वो दिया गया था, अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत आदि का। 18वें में थी जो उपाधियों का अंत, मतलब कोई भी टाइटल टैग नहीं दिया जाएगा। और जो 16वें में था वो उसमें अवसर कि सबको समान अवसर दिए जाएंगे, तो वो बड़ा था, उसमें कुछ अपवाद भी थे, अपने पढ़े थे। अभी 17 पढ़ लेते हैं। मौलिक अधिकार के संविधान के तीसरे भाग में दिए गए हैं, तो राइट है या रॉन्ग है? तो हाँ, बिल्कुल राइट है। समानता का अधिकार कानून के सम्मुख समानता स्थापित करता है, राइट है। संविधान के भाग 15 के अंदर किसी नागरिक के विरुद्ध वंश, जाति, धर्म, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव करने पर प्रतिबंध है, तो सत्य है। सारे ही सत्य हो गए इसके। स्वतंत्रता का अधिकार, अब दूसरा पढ़े हैं। समानता का अधिकार पढ़ चुके हैं, स्वतंत्रता का अधिकार आ चुका है। कितने में दिया गया? 19 से 22 में दिया गया। कितने में दिया गया? आर्टिकल 19 से 22 में दिया गया। स्वतंत्रता का अधिकार सामाजिक स्वतंत्रता का केंद्र है और शक्ति को कार्यपालिका के दमनपूर्ण कार्यों से बचाता है। ये सामाजिक स्वतंत्रता का केंद्र है, ठीक है, और व्यक्ति को कार्यपाल के दमनपूर्ण कार्यों से बचाता है, ठीक है। अब क्या है, अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं हमें। अनुच्छेद 19 में भी 6 अपन को पढ़ने पड़ेंगे, जो किसी व्यक्ति के विकास तथा लोकतंत्र के सफल संचालन हेतु अनिवार्य है। अभी क्या है, अगर हम इसको पढ़ने की कोशिश करें, हिंदी में पढ़ा है या इंग्लिश में पढ़ा है? इसे पढ़ते हैं। समारोह, समारोह मतलब फर्स्ट स्पीच। स्पीच मतलब जो विचार, अभिव्यक्ति, भाषण की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। असेंबली मतलब शांतिपूर्ण सभा कर सकते हैं। फिर एसोसिएशन, संघ बना सकते हैं, ठीक है। फिर क्या, एम से मूवमेंट, कहीं भी मतलब आ जा सकते हैं। देखो ये बताएं। आर से क्या, रेजिडेंस मतलब कहीं भी निवास स्थान कर सकते हैं, स्थायी रूप से रह सकते हैं। ये देखो बसने की स्वतंत्रता है। और आर से क्या थी, यू से क्या है, ओ से था, ओ सॉरी, यहाँ पे ना अपन ओ कर लेते हैं इसको। इस ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय, कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, किसी भी, सॉरी यहाँ कुछ करते हैं, किसी पेशे को अपनाने तथा किसी व्यवसाय, कारोबार, व्यापार को करने की स्वतंत्रता देखते हैं। तो सामरू से क्या हो गया, स्पीच, ऐसे स्पीच। फिर सामरू ए से क्या था, असेंबली मतलब सभा कर सकते हैं, एसोसिएशन था। फिर एम से मूवमेंट कर सकते हैं, आर से रेजिडेंस कर सकते हैं, और ओ से ऑक्यूपेशन मतलब कोई भी काम धंधा व्यवसाय कर सकते हैं। ये 6 प्रकार की अपने 19 के हो गए। अब अपन क्या पढ़ते हैं। अब स्वतंत्रता केवल लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है,
स्वतंत्रता लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, ठीक है। यद्यपि भारतीय संविधान निर्माता अनेक प्रकार के मौलिक स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्ध हैं, तथापि उनका विश्वास था कि ऐसी सभी स्वतंत्रता निरपेक्षता अथवा अनियंत्रित नहीं होनी चाहिए। इसलिए स्वतंत्रता पर कुछ तर्कसंगत पाबंदियाँ लगाई गई। मतलब ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता दी गई है तो उसमें कुछ भी कोई भी कुछ कर रहा है तो उसमें कुछ पाबंदियाँ भी लगाई हैं। ये अराजकता, अव्यवस्था और देश की विघटन की ओर ना ले जा सकता है, जिसमें ये देश में अराजकता ना फैलाएं, अव्यवस्था ना फैलाएं, तो ये सब चीज़ें। अभी इसके बारे में पढ़ लेते हैं। राज्य को अपने अथवा मित्र देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों अथवा सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और सार्वजनिक हित में अदालत की अवमानना के संबंध में बदनामी अथवा किसी अपराध को भड़काने से बचाने तथा देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता के हित में तर्क संगत पाबंदियाँ करने का अधिकार है। तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं। अदालत की अवमानना के संबंध में, ठीक है, बदनामी अथवा किसी अपराध को भड़काने से बचाने देश की संप्रभुता, ये मतलब इसलिए ये पाबंदियाँ लगाई गई हैं। जैसे कि अनुच्छेद 19B के अंतर्गत स्वतंत्रता के लिए दो तर्क संगत पाबंदियाँ। 19B में क्या दिया था? असेंबली मतलब कोई भी सभा कर रहे हैं, जैसे कोई इसमें क्या गया, जैसे सभाएं हो, रैलियाँ हो, ये जुलूस हो, ये शांतिपूर्ण होने चाहिए। अगर ये शांतिपूर्ण नहीं हुए तो फिर तो पता ही क्या हो सकता है, पुलिस लाठीचार्ज भी कर देती है, कुछ भी हो सकता है। भाग लेने वालों के पास कोई हथियार नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आप असेंबली बना रहे हैं तो ये नहीं कि आप हथियार लिए घूम रहे हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए। अब अनुच्छेद 19C के अंतर्गत क्या था? एसोसिएशन, मतलब ये क्या था इसमें? सभा, संघ। अब क्या है इसमें कि कार्यप्रणाली के लिए राजनीतिक दल की भूमिका के लिए अनिवार्य है, लेकिन जब कुछ गैर कानूनी, अनैतिक और षड्यंत्रकारी संगठन बनाए जाते हैं, तो कोई संगठन बना रहा है ऐसे गैर कानूनी रूप से बने, अनैतिक बन रहे हैं, तो उनके खिलाफ तो देश की एकता और अखंडता को खतरा बढ़ सकता है ना। अब ये है कि संगठन बनाने का अधिकार है, लेकिन कोई भी गैर कानूनी तरीके से बना रहा है तो फिर उनके खिलाफ तो कार्रवाई करनी पड़ेगी, इसलिए उसमें पाबंदियाँ दी हैं। इसलिए राज्य इस प्रकार के संगठन को अनुमति नहीं दे सकता है। अनुच्छेद DEF में क्या है? स्वतंत्रता के अधिकार पर कुछ पाबंदियाँ लगाएंगे साधारण जनता के हित में। अनुसूचित जनजाति की रक्षा के लिए, संक्रामक रोगों को रोकने के लिए, तो मतलब ऐसा ही है ये सारी DEF में। D से क्या था? रेजिडेंस, है ना, मूवमेंट, ऑक्यूपेशन, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये आगे पढ़ते हैं। 19C में क्या था? 19C के अंदर किसी व्यवसाय को अपनाने अथवा किसी व्यवसाय, कारोबार, व्यापार को चलाने की स्वतंत्रता का अर्थ नौकरियों को प्राप्त करने की स्वतंत्रता और ऐसी व्यापार करने की स्वतंत्रता नहीं है जो समाज के लिए घातक हो। जुआ खेलना, वेश्यावृत्ति, मादक द्रव्यों का व्यापार इत्यादि की अनुमति नहीं। इसी प्रकार अनिवार्य योग्यता के बिना डॉक्टर का कार्य करने की अनुमति नहीं है। तो 19C में ये सब कुछ है। तो 19C में ये दिया गया है कि कोई भी, जैसे कोई भी डॉक्टर बन गया, उसके पास डॉक्टर का सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर वो डॉक्टर का काम नहीं कर सकता, ठीक है। ये जुआ खेलना, वेश्यावृत्ति, मादक पदार्थों का व्यापार इत्यादि की अनुमति नहीं देता है। और ऐसी नौकरियों की जो समाज के लिए घातक हो। जीवन और निजी स्वतंत्रता का अधिकार। 20, 21, 22 रह गया ना, पढ़ते हैं। संविधान का, भारत का संविधान अनुच्छेद 20 से 22 के अंतर्गत व्यक्ति को राज्य की स्वेच्छाकारी कार्रवाइयों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए जीवन और निजी स्वतंत्रता का अधिकार अन्य सभी अधिकारों का सुख भोगने के लिए अति अनिवार्य है। मतलब इसमें जो आर्टिकल 21 है, 21 में इसमें देखो आगे बताया गया, मतलब इसमें जीवन जीने के अधिकार ये सब कुछ दिए गए हैं। और इसे क्या कहते हैं? इसे ये भी है कि 20 से 22 तक को जीवन और निजी स्वतंत्रता का अधिकार भी कह सकते हैं, जीवन और निजी स्वतंत्रता का अधिकार भी कह सकते हैं। जैसे आप याद रखिए कि 19 से 22 तक में उनको पढ़ना था कि इसका स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें अपने 19 पढ़ लिया, अपने 20 पे आ गए। अपराधों के लिए दोषी पाए जाने पर सुरक्षा प्रदान करता है। अपराधों के लिए दोषी पाए जाने पर सुरक्षा प्रदान करता है। किसी व्यक्ति को अपराध करते समय प्रभावी कानून के उल्लंघन में अज्ञात किसी अन्य अपराध में
आरोपित नहीं किया जा सकता है। जैसे कि कोई भी किसी व्यक्ति ने जैसे कि चोरी का काम किया है और आप उस पर मर्डर का केस लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। जिसने चोरी का काम किया है तो उसके खिलाफ ही कानूनी कार्रवाई होगी, जो भी सज़ा होगी चोरी के खिलाफ, चोरी के उसके अनुरूप ही होगी। और ना ही इस अपराध के लिए निश्चित दंड से अधिक दंड दिया जा सकता है। और जो भी दंड है, जो भी अपनी न्यायालय ने कर रखा है, तो वही दिया जाएगा। उसके अतिरिक्त ऐसा नहीं कि उसको जेल में ही डाले रह रहे हैं या उसके साथ कुछ भी कर रहे हैं, मार पीट कर रहे हैं, तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जितना है उतना ही दिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है। तो 20 में 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं कि एक व्यक्ति को किसी दूसरे अपराध के लिए सज़ा नहीं दी जा सकती, और जितनी सज़ा है उतनी ही सज़ा दी जाएगी, ठीक है। और दूसरा क्या है, एक व्यक्ति को एक ही दंड के लिए 2 बार सज़ा, जैसे एक व्यक्ति को कोई भी दंड कर दिया, उसके लिए 3 साल की सज़ा थी, तो 3 साल की उसने सज़ा भुगत ली और उसने वही कर दिया, मतलब एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। फिर मतलब अगर आप उसको बढ़ा रहे हैं कि 3 साल और करते, तो ऐसा नहीं है। किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध और लगे आरोपों के पक्ष में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अब किसी ने व्यक्ति ने ऐसे कोई उस पर मर्डर का केस लगाया है, ठीक है, तो उसे ऐसा नहीं कर सकते भाई तू गवाही दे दे कि तूने ही मतलब मर्डर किया है, तो उससे फोर्स नहीं कर सकते, तो ये नहीं हो सकता। तो सबसे पहले ये था कि कोई भी व्यक्ति को किसी अन्य अपराध की सज़ा नहीं दे सकती, जो सज़ा जो और इसमें देखो फर्स्ट वाले में ये भी है, जो फर्स्ट ए में है ना, इसमें ये भी है, जितना दंड दिया उतना ही दंड दिया जाए। और ऐसा नहीं है जब उसे जैसे किसी व्यक्ति को 1980 में उसे जेल हुई थी, तो उस समय जो कानून था ना, उसके अनुसार उसे सज़ा दी जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी के अनुसार सज़ा देंगे, उसके अनुसार, क्योंकि उसने वो अपराध तब किया था, तो उसके अनुसार उसे सज़ा दी जाएगी। तो ये है 20 में। और 20 में दूसरे में ये है कि एक ही व्यक्ति को 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती है, ठीक है। एक ही क्राइम के लिए 2 बार सज़ा नहीं दे सकते। और तीसरे में यह है, किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाह नहीं बना सकते, मतलब खुद के खिलाफ ही आप गवाही दे रहे हैं और ज़बरदस्ती गवाही दे रहे हैं, तो ये गलत बात है। 20 वाला इम्पॉर्टेंट है। अब प्रायः प्राकृतिक न्याय के रूप में वर्णित 20 किसी आरोपित व्यक्ति को मनमानी गिरफ्तार और आधिकारिक दंड देने से सुरक्षा प्रदान करता है। कि कोई भी मनमानी दंड दे रहे हैं और गिरफ्तारी कर रहे हैं, तो उससे सुरक्षा प्रदान करता है। अब आर्टिकल 21 पढ़ेंगे। यह निर्धारित करता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जाएगा। यह एक कानून अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक को राज्य के स्वेच्छाचारी व्यवहार के विरुद्ध स्वतंत्रता की गारंटी। 1975-1977 के आपातकाल के राज्य ने लोगों की स्वतंत्रता सीमित करने की अभूतपूर्व शक्तियां प्राप्त कर ली थी। इस प्रकार की स्थिति की पुनरावृत्ति से बचने के लिए 44वें संविधान में संशोधन किया गया है। जीवन और निजी स्वतंत्रता का अधिकार। आपातकाल के तो ऐसा था कि वो कुछ भी मतलब व्यक्तियों के ऊपर फोर्स कर रहे हैं, ये वो इंदिरा गांधी थी तो उस वक्त नसबंदी करवाई गई थी, तो ये सब चीज़ें नहीं करवाई जा सकती। उसके जीवन का अधिकार है, वो जैसे जिए। इसलिए ये 1977 जो आबादी हुई थी, इसके खिलाफ 44वां संविधान संशोधन किया गया। अब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब शिक्षा का अधिकार देखो 21A में दिया गया, इसलिए शिक्षा का अधिकार पढ़ना इंपॉर्टेंट है। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनाने की मांग 2002 में भारत के संविधान में 86वां संशोधन करके 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। मतलब 2002 में शिक्षा का संविधान 86वें संविधान संशोधन से पारित हुआ था और 2009 में कानून बन गया था, अधिनियम बन गया, एक्ट बन गया। और ये हमारे अधिकार में शिक्षा का अधिकार क्या है कि 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इसका अर्थ है कि उक्त आयु वर्ग के सभी बच्चे मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। अब क्या है 22 में पढ़ लेते हैं, फिर ये आर्टिकल जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो भी खत्म हो जाएगा। अनुच्छेद 22 में दिया कि मनमानी गिरफ्तारी और नज़रबंदी के विरुद्ध 2 प्रकार से सुरक्षा प्रदान करता है। कि किसी भी व्यक्ति को मनमानी गिरफ्तारी की गई और नज़रबंद कर दिया गया, तो उसके खिलाफ भी तो कुछ होंगे, उनके घर से उठा ले गए,
ऐसे तो फिर कोई भी कर देता हो तो उसके खिलाफ भी कानून में कुछ अधिकार प्राप्त है। किसी भी गिरफ्तारी को आधार या कारण बनाए बिना गिरफ्तार नहीं, जैसे कि घर में आ गए कि आप गिरफ्तार किया जाता है तो बिना आधार जो वारंट है उसके खिलाफ आप नहीं बता सकते कि भाई आपको गिरफ्तार क्यों किया गया है, तो उसका होना चाहिए। गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना चाहिए, ठीक है, न्यायाधीश के समक्ष। गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का, अपना बचाव रखने का अधिकार है, ठीक है, ये भी है। लेकिन विदेशियों और निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत गिरफ्तार लोगों को ये अधिकार प्राप्त नहीं है, ठीक है। अब निवारक नज़रबंदी होती क्या है? निवारक निरोध का अर्थ है कि किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए गिरफ्तार करना। जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति, जैसे किसी का मर्डर, जैसे प्रधानमंत्री का कोई भी मर्डर करने का उस पर संशय है तो वो क्या है, उसे नज़रबंद कर सकता है, ठीक है। तो उस पर ऐसा कुछ है नहीं कि उस पर ये उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि कोई संभावना है कि कोई व्यक्ति किसी गलत कार्य को अपराध कर सके तो उससे सीमित समय 2-3 महीनों से अधिक नहीं होगा। सीमित समय जो 3 महीनों से अधिक नहीं होगा, 3 महीनों से अधिक नहीं होगा के लिए नज़रबंद के ऐसे मामलों पर 3 महीने बाद एक परामर्श मंडल पुनर्विचार करता है। निवारक निरोध अधिनियम की बहुत से प्रख्यात लोगों ने इसके व्यापक दुरुपयोग, जैसे कि राजनीतिक विरोधियों की गिरफ्तारी की आलोचना की गई। इसलिए इस कानून को 1959 के अंत में अपने आप समाप्त होने दिया गया, ठीक है, समाप्त कर दिया गया। 1971 में बांग्लादेश के युद्ध के समय संसद द्वारा राष्ट्र विरोधी तत्वों से निपटने के लिए एक नया कानून पारित किया गया था। इसको मीसा के नाम से जाना जाता है। कौन सा है? मीसा। इसका विस्तृत अर्थ था आंतरिक सुरक्षा अनुरक्षा अधिनियम, ठीक है। क्या था? आंतरिक सुरक्षा अनुरक्षा अधिनियम। मीसा को राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध प्रयोग न करने के आश्वासन के बावजूद जून 1975 में आपातकालीन की घोषणा के साथ नेताओं, कार्यकर्ताओं, उनके समर्थकों को इस कानून के तहत बड़ी संख्या में गिरफ्तार किया गया और यहाँ तक कि लोगों को अदालत का दरवाज़ा खटखटाने या अपील का अधिकार भी नहीं दिया गया। तो ये सारी चीज़ें 1975 में बहुत कांड हुए थे इंदिरा गांधी के समय में। इसके परिणाम स्वरूप क्या हो गया? निवारक नज़रबंदी कानून को 1978 में जनता सरकार ने 44वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधित किया और राज्य की शक्ति को सीमित किया गया। निवारक नज़रबंदी के संदर्भ में वर्तमान स्थिति यह है कि किसी भी व्यक्ति को परामर्श बोर्ड की सलाह के बिना साधारणतः 2 मास के लिए नज़रबंद किया जा सकता है। जो परामर्श बोर्ड बना उसके लिए सिर्फ 2 माह के लिए। अब क्या हम ये जोड़ी मिलान कर सकते हैं? तो आइए करते हैं। कलर दूसरा ले लें, ब्लू ले लेते हैं। संगठन, व्यवसाय, आंदोलन की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्पीच की स्वतंत्रता किसमें थी? सामरू ए में थी ना। सभा, असेंबली, फिर क्या था? एसोसिएशन, तो इस किसमें आई? बी। सभा किसमें? बी। संगठन किसमें? सी। और आंदोलन की स्वतंत्रता किसमें? व्यवसाय की स्वतंत्रता किसमें थी? व्यवसाय की स्वतंत्रता थी जी में। अपन ने क्या किया था? ओ से ऑक्यूपेशन। आंदोलन की स्वतंत्रता डी फॉर मूवमेंट, आंदोलन की स्वतंत्रता। चलो चलते हैं आगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 पढ़ेंगे। छोटा ही सा आर्टिकल है, पढ़ लेते हैं। तो आर्टिकल कितने इंपॉर्टेंट है पता ही चल गया होगा। और हमें क्या सारे लोगों को पता होना चाहिए, जिससे आप पढ़ाने जाएंगे उन बच्चों को तो पता होना ही चाहिए कम से कम। और जब आपको पता होगा तभी तो आप बच्चों को बता पाएंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इस अधिकार का उद्देश्य समाज के कमजोर, वंचित और अल्प सुरक्षा संपन्न वर्गों को शोषण से बचाना है, ठीक। यह अधिकार नीचे उल्लिखित भारतीय संविधान के 2 अनुच्छेदों के रूप में व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखता है। 23 और 24 पढ़ना है वैसे। मानव व्यवहार, बेगार और इसी प्रकार के बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। किसी भी व्यक्ति को वेतन के बिना काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता। मतलब किसी भी व्यक्ति को ऐसे बेगारी, मतलब ऐसा हो जाता है कि उसे बंदी बनाया जा सकता है, ऐसा कुछ बंदी बनाकर रख रहे हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं, अब ख़त्म कर दिया गया।
और जो मानव का व्यापार हो रहा है, ये सब कुछ नहीं किया जाएगा। और कोई किसी व्यक्ति से 10-10 घंटे काम करे तो उसे वेतन नहीं दिया जा रहा है, तो ये सब नहीं किया जाएगा, ठीक है। परंतु यह अनुच्छेद राज्य को बिना किसी भेदभाव के सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा प्राप्त करने से नहीं रोकता है। क्या है? परंतु यह अनुच्छेद राज्य को बिना किसी भेदभाव के सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा प्राप्त करने से नहीं, तो ऐसा है कि सार्वजनिक उद्देश्य जैसे कि भंडारा हो रहा है, तो उसमें सभी लोग ऐसे पार्ट ले रहे हैं, कोई भी उत्सव आ रहा है, गणेश चतुर्थी आएगा अभी, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इसमें सभी लोग अपनी खुशी से सम्मिलित होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको काम के लिए रुपए दिए जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अनुच्छेद 24 क्या है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को फैक्ट्री, खदानों या अन्य जोखिम भरे कामों में नौकरी करने पर, तो 14 वर्ष से बच्चे हैं जो फैक्ट्री, खदान आदि में काम नहीं करेंगे। इस प्रावधान का उल्लंघन करना कानून के अनुसार दंडनीय होता है। दुर्भाग्य का विषय है कि भारत में छोटे बच्चों को घरेलू नौकर रखना सामान्य बात है। अमीरों द्वारा किए गए जाने वाले शोषण इस अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आता है, किंतु घरेलू काम, फैक्ट्री में काम करना नहीं माना जाएगा, क्योंकि घरेलू काम कर रहे हैं तो वो फैक्ट्री में काम करना नहीं माना जाएगा, ठीक है। संगठित और असंगठित क्षेत्रों में फैक्ट्रियाँ, दुकानें, छोटे होटल अथवा ढाबों इत्यादि पर छोटे आयु की बच्चों को नौकरी पर रखना एक प्रचलन सा बन गया है। हाँ, बन ही गया है कि ढाबे और छोटे होटलों में तो बच्चे होते ही हैं, बर्तन धो रहे हैं, कहीं थाली समेट रहे हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे 25 से 28 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 भारत के नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। पंथ निरपेक्ष देश होने के नाते यह अपने सभी नागरिकों को किसी भी धर्म में आस्था रखने तथा दूसरे की भावनाओं एवं आस्थाओं में दखल किए बिना अपनी इच्छा अनुसार पूजा करने की स्वतंत्रता देता है। कि हम ये कर रहे हैं कि हम तो धार्मिक स्वतंत्रता और अधिकार बढ़ रहे थे अपन। भारत के नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देती है। पंथ निरपेक्ष देश होने के नाते यह अपने सभी नागरिकों को किसी भी धर्म में आस्था रखने तथा दूसरे की भावनाओं एवं आस्थाओं में दखल दिए बिना अपनी इच्छा अनुसार पूजा करने की स्वतंत्रता देती है। कि मतलब कोई सभी भारत के सभी नागरिक हैं जिनकी, जैसे कि हिंदू हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग पूजा कर सकते हैं, मुसलमान हैं तो मुसलमान पूजा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनके कि वो मुस्लिम है भाई ये काम क्यों कर रहा है, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं उनके खिलाफ, क्योंकि धर्म निरपेक्ष हुए सभी को अपने अकॉर्डिंग बिना किसी भेदभाव के काम करने का अधिकार है। बिना कोई भी विशेष एक धर्म को, ऐसा नहीं है कि अपन उसको बढ़ावा ज़्यादा दे रहे हैं और किसी को नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। भारत धर्म मतलब भारत धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। अनुच्छेद 25 में क्या दिया गया है के अंतर्गत सभी लोगों को अंतरात्मा की स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के नियमों की शर्तों पर किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। जैसे अपन हिंदू धर्म को मान रहे हैं तो अपन हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं, ठीक है, तो ये मानना है। जैन धर्म को माने तो जैन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। ईसाई धर्म को माने तो ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे हैं। बौद्ध धर्म को मान रहे तो बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे हैं। मुस्लिम धर्म को मान रहे तो मुस्लिम धर्म का प्रचार कर रहे हैं। जो भी अपन मान रहे हैं उसका प्रचार कर सकते हैं। किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। सरकार को किसी आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक अथवा धार्मिक व्यवहार से जुड़ी किसी अन्य गतिविधि पर पाबंदी लगाने का विशेष अधिकार भी है, ठीक है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? प्रत्येक धार्मिक संस्था को अपने सभी कार्यों का प्रबंधन करने और धार्मिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति ग्रहण करने, उनका प्रशासन संभालने के लिए अधिकार को मान्यता प्राप्त है। तो ये है, जो भी संस्थाएं वगैरह हैं उनके लिए धन एकत्रित कर रहे हैं, संपत्ति एकत्रित कर रहे हैं, तो उनके लिए भी अधिकार प्राप्त है 26 में। और 27 में क्या है? इसमें क्या है, इंडिविजुअल है, मतलब कोई भी व्यक्ति है वो धर्म का प्रचार कर रहा है तो ऐसा है। और इसमें कोई संस्था वगैरह है तो वो है। 26 में और 27 में ये क्या है, निर्धारित करता है कि किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता यदि इस प्रकार संग्रहित धन का प्रयोग किसी विशेष धर्म को चलाने अथवा धार्मिक कार्यावली के लिए किए गए खर्च की अदायगी के लिए प्रयोग किया जाना हो। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे कोई चंदा वंदा मांगते हैं, चंदा दे दो, चंदा दे दो, इतना ही देना है, तो ऐसा नहीं है कि भाई तुझे इतना ही देना है क्योंकि ये काम अपन को करने है, ये पूजा पाठ में लग रहा है तो तुझे इतना देना पड़ेगा, तो उसके लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है।
अनुच्छेद 28 है, कुछ धार्मिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का या निर्देश या धार्मिक पूजा की स्वतंत्रता के विषय में संबंधित है। अब इसमें क्या क्या है, जैसे राजकोषीय कोष में संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो इनमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा रही है। अब इनमें क्या है, खंड 1 में लगाई गई उपरोक्त पाबंदी ऐसे शिक्षण संस्थाओं पर लागू नहीं होती जिनका प्रशासन तो राज्य के पास है, परंतु उसे ऐसे धार्मिक ट्रस्ट या संगठनों के द्वारा स्थापित किया जो ऐसे संस्थान धार्मिक शिक्षा देना चाहता है। ठीक है, तो मतलब किसी ट्रस्ट ने किया है कि धार्मिक ट्रस्ट ने किया है, वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, तो उसमें राज्य सरकार दखल नहीं करेगी। उन संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है जिनकी देखरेख पूरी तरह से राजकोषीय कोष में नहीं आती है, मतलब वहाँ से फंड नहीं जाता है, राजकोषीय कोष से फंड नहीं जाता है। लेकिन उन संस्थानों में भी किसी बच्चे को धार्मिक शिक्षा देने के लिए व्यवस्था नहीं किया जा सकता कि उसे अपन ऐसे व्यवस्था कर रहे हैं कि तुझे ना ये वाली शिक्षा लेनी है, तो वैसा व्यवस्था नहीं कर सकते, या जानबूझ के बच्चों को घुसेड़ रहे हैं कि भाई तू इधर आ जा शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो ऐसा नहीं है। भारत के संविधान में उल्लेखित उपरोक्त सभी प्रावधानों का उद्देश्य राज्य अथवा किसी समुदाय की दखल के लिए बिना पूरी धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करना है, इसलिए भारत एक पंथनिरपेक्ष राज्य है। अब इसमें क्या है, भारत के संविधान में उल्लेख उपरोक्त सभी प्रावधानों का उद्देश्य राज्य तथा अन्य किसी समुदाय के दखल के बिना पूरी धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो इसमें राज्य दखल नहीं देगा, ना ही कोई अन्य समुदाय देगा, अन्य समुदाय दखल देगा, बिल्कुल धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है, तो इसलिए इसे पंथनिरपेक्ष राज्य कहा गया है कि उसमें कोई राज्य दखल नहीं दे सकता या अन्य समुदाय दखल नहीं देंगे। अभी 70 फिर से कर लेते हैं, 70 करने में सबसे ज़्यादा मजे आते हैं। 14 से कम आयु के बच्चों को फैक्ट्रियों में काम कराने पर प्रतिबंध लगाता है। यस, सही है। भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता है। करता है, बिल्कुल करता है। ये असत्य हो जाएगा अगर, ठीक है। प्रत्येक भारतीय नागरिक यदि चाहे तो अपनी इच्छा से अपना धर्म परिवर्तित कर सकता है। सही है, कर सकता है। सती, मानव बलि अथवा बहुविवाह जैसी कुरीतियों पर प्रतिबंध लगाना धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के नाम पर विरोध नहीं किया जा सकता है। हाँ, अगर ये प्रतिबंध रख रहे हैं तो ये तो कुरीतियाँ हैं, तो भाई धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर विरोध क्यों किया जाएगा, ये सही है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशियों के लिए नहीं है। ये सही है या गलत है, क्या ये देखें फिर से, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, वही देखते हैं इसे। मुझे लग रहा है ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, सिर्फ भारत के नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं, तो भारत के नागरिकों को ही देते हैं, विदेशियों को नहीं देते हैं। ठीक है, ठीक, सही है, सही है ये भी। आगे चलते हैं। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 19 और 30 में दिए गए। लास्ट बचेगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, फिर उसके बाद फाइनली हमारे मौलिक अधिकार खत्म हो जाएंगे। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 भारत के प्रत्येक नागरिकों को विशेष और ये क्या दिया गया, अल्पसंख्यकों को उनकी संस्कृति, भाषा और लिपि को संरक्षित रखने का विश्वास दिलाता है। अभी देखते हैं। अनुच्छेद 29 और 30 शिक्षा का अधिकार का वादा नहीं करते, जिनको अलग से संविधान के 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया। ये दो अनुच्छेद सिर्फ धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक हितों की रक्षा करते हैं। ठीक है, अब अनुच्छेद 29 में क्या निर्धारित करता है कि भारत कि किसी भी क्षेत्र में रहने वाले किसी भी वर्ग जिसको अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति है को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बचाए रखने का अधिकार है। मतलब किसी भी लाइक मान लेते हैं जैसे कि कोई बिल्कुल अल्पसंख्यक समुदाय है, कोई भाषा बोली जाती है, कोई लिपि अपनाई गई है, वहाँ पर उपयोग की जाती है, और कोई संस्कृति है कि वो ऐसा करते हैं, तो उनको वो प्रिजर्व कर सकते हैं, बचाए रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें मिटाया जा रहा है, कुछ भी नहीं है। किसी भी नागरिकों को राज्य अथवा राज्य कोष से संचालित किसी शैक्षिक संस्थान में केवल धर्म, वंश, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो ये है, मतलब ऐसे है कि जो भी अल्पसंख्यक लोग हैं वो किसी भी कम्युनिटी से आ रहे हैं या किसी भी जन्मस्थान से आ रहा है, किसी भी वंश से आ रहा है, तो उनका बस इन्हीं के आधार पर आप उन्हें प्रवेश नहीं दे रहे हैं, तो ये गलत बात है। ये सब मतलब ये कानून का उल्लंघन होगा और उन्हें ये अधिकार प्राप्त है कि उनके साथ ऐसा भेदभाव नहीं किया जा सकता।
अब चलते हैं अनुच्छेद 30 में दिया है अल्पसंख्यकों को अपनी संस्थान स्थापित करने, मतलब जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपने शिक्षक संस्थान भी स्थापित कर सकते हैं एवं संचालित भी कर सकते हैं। स्थापित करेंगे तो संचालित भी वही करेंगे ना, गारंटी देता है। और शैक्षिक संस्थाओं को सहायता प्रदान करते समय राज्य किसी भी शैक्षिक संस्थान के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि उस संस्थान का प्रबंधन किसी धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक समुदाय के हाथ में है, तो ये भेदभाव नहीं किया जाएगा। चलते हैं अभी लास्ट वाला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 पढ़ लें। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा नया नया। इस अधिकार को प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान का हृदय और आत्मा माना जाता है। तो हृदय और आत्मा कौन से संविधान को माना जाता है, कौन से अनुच्छेद को माना जाता है और कौन से अधिकार को माना जाता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 में दिया गया है। वो किसने कहा था ऐसा? डॉक्टर VR अम्बेडकर ने। प्रभावकारी होने के मौलिक अधिकारों को अपने पीछे न्यायिक शक्ति की जरूरत थी। मौलिक अधिकारों को सूचीबद्ध करने के अतिरिक्त संविधान निर्माताओं ने इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध उपचार भी प्रस्तुत किए। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संविधान लोगों को मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जाने की गारंटी देता है। मतलब इसके अकॉर्डिंग आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं अगर आपकी कानूनों का उल्लंघन होगा तो। ये न्यायालय सरकार की मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए आज्ञा तथा अथवा निर्देश दे सकते हैं। ऐसे निर्देशों अथवा विशेष आदेशों को रिट या लेख कहा जा सकता है। रिट, लेख 5 प्रकार के होते हैं। मतलब अगर किसी भी कानून का उल्लंघन होता है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, तो वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार से कहेगा कि आप इनको जारी करो, तो वो जारी करेगा। और इसी प्रकार इन्हें ही हम रिट कहते हैं। रिट होती, रिट हमने देख लिया। अब क्या है, अब रिट कितने प्रकार की होती है ये भी क्वेश्चन था। रिट होती है 5 प्रकार की। सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में आपने क्या वो मूवी है ना जय भीम करके, तो इसमें एक व्यक्ति को ना जेल में ले जाया जाता है और उसे कूट कूट के, मतलब उसमें ही उसकी वो उसे इतना कूटते हैं, इतना मारते हैं कि उसकी वहीं पर जेल में ही उसकी हत्या कर देते हैं वो लोग। तो फिर उसकी वाइफ जो होती है, वो एक वकील होता है, उसके पास जाती है, उनसे हेल्प लेती है और वो सवाल करती है कि ये न्यायालय में ये होता है कि 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश किया जाए, तो मेरा पति जो है 24 घंटे में अदालत में पेश किया क्यों नहीं गया और है वो कहाँ? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आप मूवी देखना, बहुत बढ़िया। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का अर्थ है कि गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए ताकि न्यायालय यह परीक्षण कर सके कि गिरफ्तारी कानूनी दृष्टि से ठीक है अथवा नहीं। गिरफ्तारी गैर कानूनी होने की स्थिति से न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को मुक्त करने की आज्ञा दे सकता है। यह लेख निजी स्वतंत्रता के रक्षा सबसे महत्वपूर्ण अधिकार माना जा सकता है। कि इसमें यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब तो बाय हैव बॉडी, मतलब अपनी बॉडी को पेश करो। जो भी व्यक्ति गिरफ्तार है उस व्यक्ति को पेश करो न्यायालय के सामने, उसकी बॉडी को, सभी को लाओ उसके। तो ये है। अभी नेक्स्ट चलते परमादेश। परमादेश क्या है? यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को ज्ञात होता है कि कोई विशेष व्यक्ति, विशेष अधिकारी अपने कानूनी कर्तव्यों की अवहेलना करता है और इस कार्य किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के अधिकार का अतिक्रमण कर रहा है। एक मिनट रुकना, इस चीज़ को समझाने से पहले मैं एक मिनट देख लूँ। इसमें ये है, परमादेश का मतलब है कि कोई भी, इसमें वी कमांड मतलब हम आदेश दे रहे हैं कि कोई भी अधिकारी है वो अपने कानून के दायरे से बाहर काम कर रहा है या फिर वो काम ही नहीं कर रहा है, तो उसके खिलाफ ये कोई भी व्यक्ति जा सकता है, कह सकता है कि ये जैसे कि कोई भी सरकारी अधिकारी है या फिर कोई भी है कर्मचारी, जैसे कि कोई IAS बैठा हुआ, ठीक है, अब वो ढंग से अपना काम ही नहीं कर रहा है, वो जो सारी चीज़ें उससे संचालित करनी चाहिए थी वो सारी वो कर ही नहीं रहा है, तो फिर जो भी आम नागरिक है उसके खिलाफ कानून न्यायालय में जा सकते हैं और फिर उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया होगी। प्रतिषेध क्या होता है? यह एक वरिष्ठ और उच्चतर न्यायालय द्वारा अपने आदेश न्यायालय को जारी किया गया आदेश है। मतलब ये ऐसा है कि जो भी उच्चतम न्यायालय है और जो वरिष्ठ न्यायालय है उनके अंतर्गत जैसे छोटे न्यायालय है वो अपनी जो भी कार्रवाई का दायरा है उससे बाहर कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये उनके खिलाफ कहेगा कि तुमने क्यों ऐसा किया, प्रतिषेध करेगा, वो उन्हें रोकेगा।
प्रतिशत मतलब रोकेगा, ठीक है। अधिकार परीक्षा क्या है? यदि उच्च न्यायालय को ज्ञात होता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर आसीन है। अधिकार परीक्षा मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी, मतलब किस बेस पर तुम यहाँ पर बैठे हुए हो। मतलब कोई भी ऐसा है, जैसे कोई भी डॉक्टर पद पर बैठा हुआ है लेकिन उसके पास डॉक्टर का सर्टिफिकेट नहीं है, या वो ऐसी घपले करके हुआ, तो वो कानून के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति जाके करे तो फिर वो कहेगा, कानून कहेगा कि तुम किस बेस पर बैठे हो, तुमने ऐसा क्या किया है, तुम इसके लिए एलिजिबल नहीं थे, तो फिर तुम यहाँ क्यों बैठे हो। पद छोड़ने या काम न करने की अनुमति दे सकता है, क्या दे सकता है। उत्प्रेषण क्या होता है? यदि रिट किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपने यहाँ लंबित पड़े किसी केस को उच्चतम न्यायालय में प्रेषित करने की आज्ञा है, ताकि वहाँ केस की प्रभावशाली, तो मतलब ऐसा है कि जो भी अधीनस्थ न्यायालय, छोटे छोटे न्यायालय है, वो उनमें जो भी केस पढ़ रहे हैं, वो क्या है, वो केस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो फिर अब उच्चतम न्यायालय कहेगा कि तुम इन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, करो कार्रवाई। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी अपन ने पढ़ लिया 5 प्रकार की रिटें। आगे आते हैं, 1 मिनट। अब ये क्या है? प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिट में अंतर क्या है? ये दोनों आ रहे हैं ना, ये यही तो है कि उसमें क्या था, देखो प्रतिषेध में ये था कि जो भी छोटे कानूनी न्यायालय है, वो क्या करते हैं, अपनी जो भी उनके अंतर्गत जो भी केस वेस आते हैं, वो उनके अनुसार जो भी जुडिक्शन आता है कि आप इतना ही कर सकते हैं, कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन वो उसके दायरे के बाहर भी अपना फैसला सुनाए जा रहे हैं, तो वो था प्रतिषेध। तो सुप्रीम कोर्ट आएगी कि तूने मतलब तुमने ये किस बेस पे किया, ये तो हमारे अंडर आता था, तो तुम्हें ये केस हमें भेजना चाहिए था, ऐसा है ना। हाँ, और फिर उत्प्रेषण रिट क्या था कि कोई भी जो भी छोटे न्यायालय है, वो सही से काम नहीं कर रहे हैं या लंबित पड़े हैं, उनको सॉल्व नहीं करे, तो उच्चतम न्यायालय ये आएगा कि भाई तू क्यों नहीं कर रहा है, तू करना। ये वाली सारी चीज़ें कि प्रतिषेध में अधीनस्थ न्यायालय को सुनवाई करने से रोकने का आदेश है, जबकि उत्प्रेषण में वरिष्ठ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय से आगे सुनवाई करने के लिए सूचना रिकॉर्ड और पूरी कार्रवाई स्थानांतरित करने का आदेश देता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, अपन ने पहले ही पढ़ लिया, तो अपन को ये समझ में आ गया। यदि हमारे मौलिक अधिकार न्याय संगत हैं, मतलब न्याय संगत है, तथापि आपातकालीन की स्थिति में इन्हें स्थगित किया जा सकता है। जैसे अनुच्छेद 352 के अंतर्गत युद्ध और आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो आपातकालीन घोषित 19 के अंतर्गत दी गई सारी स्वतंत्रताएं खत्म हो जाएंगी, ठीक है। इसके साथ ही अनुच्छेद 359 संसद को आपातकालीन के द्वारा संवैधानिक उपचारों के अधिकार तक को स्थगित करने हेतु एक अलग आदेश जारी करने के लिए प्रतिज्ञित करता है। इसका अभिप्राय है कि उल्लंघन की स्थिति में उपचार के लिए कोई भी अदालत नहीं जा सकता है, ठीक है। इस प्रकार सभी मौलिक अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अलावा स्थगित रहते हैं। सिर्फ जीवन और व्यक्तिगत मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जो कि अपन के कितने में दिए गए थे, 20-21। बाकी सारे खत्म हो जाते हैं, स्थगित हो सकते हैं। तो बताइए क्या, 20 और 21। कोई भी रिट, आज्ञा या पत्र किसी व्यक्ति को गैर कानूनी गिरफ्तारी से बचा सकती है, बिल्कुल बचा सकती है। इसका क्या है, राइट, हाँ बिल्कुल बचा सकती है। कौन सी रिट बचा सकती है, तो इसका क्या था, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। कौन सी रिट के द्वारा उच्चतम न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को किसी केस की कार्रवाई जारी रखने के लिए रोक सकता है, तो क्या था, प्रतिषेध। किसी अधीनस्थ न्यायालय से किसी वरिष्ठ न्यायालय में केस स्थानांतरित करने के लिए ये प्रतिषेध होगा। और ये शायद आई थिंक, क्या लग रहा है कि ये तो प्रतिषेध होगा, ये वो होगा उत्प्रेषण, क्योंकि हमने पढ़ा था यहाँ पर, देखो उत्प्रेषण में, तो इसमें क्या था कि रिकॉर्ड या पूरी कार्रवाई स्थानांतरित करने का, स्थानांतरित भी कर सकता है, स्थानांतरित मतलब ट्रांसफ़र भी कर सकता है। तो स्थानांतरित करने का क्या था, उत्प्रेषण होगा, और रोकने का काम क्या होगा, तो स्थानांतरित तो ये हो गया, और रोकने का काम कौन करेगा, प्रतिषेध। उस रिट का नाम लिखिए जो किसी उत्तीर्ण घोषित विद्यार्थी को विश्वविद्यालय द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र देने से इनकार करने पर उसकी सहायता कर सकती है। क्या, कौन सी रिट कर सकती है, बताओ। अधिकार परीक्षा कर सकती है, लेकिन ना इसमें डी का यही होगा, अभी ये पूरा पढ़ लिया था, फिर भी
ये हो सकता है इसका, इस रिट का अधिकार क्या होगा, परमादेश। ठीक है, श्रीमान ए को पदोन्नत करके श्रीमान बी का स्थान लेने के लिए स्थानांतरित भी कर दिया गया, लेकिन बी देरी करने के तरीके अपनाता है और किसी अन्य जगह जाने के लिए अपना पद खाली नहीं करता। उस रिट की पहचान करें श्रीमान ए को अपना पद ग्रहण करने में सहायता कर सकती है। वो होगा भाई अधिकार परीक्षा, इसमें सारी रेट पढ़नी। यदि अधिकारियों के साथ कर्तव्य ना जुड़े हों तो अधिकारी निरर्थक हो जाते हैं। यदि हम एक नागरिक के साथ रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करते हैं तो अन्य लोग अपने अधिकारों का आनंद नहीं ले सकते। जैसे कि हमने जो हमारे कर्तव्य हैं, बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, सार्वजनिक जगह की रक्षा करना, ये सारी चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों को अगर हम एक कर्तव्य के रूप में ना करें तो फिर ये हमारे भी कर्तव्य है कि सारा हम न्यायालय पे छोड़ दें। अगर हम ही अपनी चीज़ों को सही से कर लें तो जो भी ये सारी चीज़ें, तो हमें न्यायालय में जाना ही नहीं पड़ेगा, सारी क्रियाएँ अपने आप संचालित होती रहेंगी। इतना ही नहीं बल्कि राज्य भी हमारी रक्षा करने और हमारी आवश्यकता जैसे शिक्षा, मकान, पानी इत्यादि को पूरा करने के लिए अपने दायित्व को ठीक ढंग से पालन नहीं कर सकेगा। इसलिए महसूस किया कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया जाना चाहिए। अब ये कहते हैं 1976 42 अमेंडमेंट से जोड़े गए थे। 11 थे, ठीक है, 11। और ये क्या है, 51 ए के 4A में है, पाक 4A में। मौलिक अधिकार के विपरीत ये कर्तव्य न्याय संगत नहीं है। न्याय संगत नहीं है कि इनके खिलाफ आप न्यायालय में जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। इसके बावजूद वे कई प्रकार से महत्वपूर्ण हैं। संविधान के अनुच्छेद 51A में निम्नलिखित मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया है, तो देखते हैं कौन कौन से हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, प्रतीकों व संस्थाओं जैसे राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। तो सबसे पहले क्या है, हमारे जो राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है, अपन को पहले उनका ही आदर करना चाहिए। फिर एक अफर्मेशन होनी चाहिए अपने अंदर कि हम अपने राष्ट्रध्वज का पालन करेंगे, संविधान का पालन करेंगे। ये तो हमारी पहली ड्यूटी होनी चाहिए। उनके जो भी आदर्श हैं, प्रतीक हैं, उनका और संस्थाओं जैसे राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का पालन करेंगे, ठीक है, आदर करेंगे। तो दूसरा क्या है, ये पूछा जा सकता है कि 11 तो हैं, पहली ड्यूटी में क्या दिया गया है कि संविधान का पालन करें, उनके आदर्श, प्रतीकों और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, ये सारी चीज़ें हैं। और ऐसे आदर्शों का अनुसरण करें जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया हो। तो बी से याद रख सकते हैं, जैसे इसमें बी में दिया, बी से भगत सिंह ने क्या किया था, स्वतंत्रता को बी से स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दिया था। तो ऐसे आदर्शों का अनुसरण करें तो हम उन्हें अपना आदर्श बना सकते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया। तो भगत सिंह को अपना आदर्श बना सकते हैं, तो ये भी ऐसे याद हो जाएगा। सी का क्या है, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करें। अब सी से भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करें। सी फॉर मुझे नहीं पता, लेकिन अपन कह सकते हैं कि सी से क्या, भारत की एकता और अखंडता की अपन रक्षा करें। अब डी क्या है, आवश्यकता पड़ने पर देश की रक्षा और राष्ट्रीय सेवा के लिए स्वयं को, डी से याद रख सकते हैं। डी से देशभक्ति, मतलब जैसे देशभक्ति का काम हो, अगर राज्य को आवश्यकता पड़ रही हो, राष्ट्रीय सेवाओं के लिए आवश्यकता पड़ रही है तो स्वयं को समर्पित कर दो। तो ये हो गया। अब ई से क्या है, ई से याद कर सकते हैं 5, मतलब 5वें नंबर पे आ रहा है, पाँचों उंगलियां बराबर होनी चाहिए, मतलब कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। 5 उंगलियां बराबर मतलब भाईचारे को बढ़ावा दो। और स्त्रियों को गरिमा के प्रति अनादर व्यक्त करने वाली प्रथाओं का त्याग करें और स्त्रियों के प्रति भी आदर करें, ठीक है। तो ये सभी धार्मिक भाषा, क्षेत्रीय भाषा पर विविधता को पार कर प्रातः समझता की भावना करें। एफ से क्या होगा, एफ से फोर्ट याद रखो। फोर्ट माने किला होता है, तो जो भी संस्कृति है, संस्कृति में अपने किले भी ले आ जाते हैं, गौरवशाली विरासत में किले भी ले आ जाते हैं। तो जो भी संस्कृति है, विरासत है, उनकी रक्षा करें, उनका सम्मान करें, तो ऐसा याद रख सकते हैं आप। साथ में जी से ग्रीन मतलब हरियाली, ग्रीनरी आ सकते हैं, जो प्राकृतिक पर्यावरण है जिसमें वन झील, नदियाँ, वन्य जीव शामिल, की रक्षा करें और सुधार करें एवं जीव जंतुओं के प्रति दया भाव रखें। और एस से क्या है, ह्यूमन, इससे क्या है, ह्यूमन तो मानववाद है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जिज्ञासु प्रवृत्ति, जो ह्यूमन की जिज्ञासु प्रवृत्ति है, एवं सुधार की भावना को विकसित करें। तो ये सारी चीज़ें। और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, I4 तथा हिंसा का, I4 अहिंसा याद रख सकते हैं कि अपन अहिंसा अपनाएं और हिंसा का त्याग करें और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, ठीक है। सार्वजनिक संपत्ति मतलब ये मानो कि वन, पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ें हैं, ये सार्वजनिक संपत्ति है, तालाब है, कुएं हैं, ये सारी चीज़ें। J4 व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलाप के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता के प्रयास करना ताकि देश उपलब्धियों उद्यम के उच्चतम स्तर की ओर बढ़ सके।
तो ये K4 याद रख लो। K4 तो लास्ट में बचा ही था, तो K4 जो भी माता पिता है उन्हें 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य बना दिया गया। और जो भी पहले संविधान में 10 ही थे, लेकिन फिर क्या किया गया कि 86 अमेंडमेंट 2002 में शिक्षा का अधिकार भी डाल दिया गया है, तो 11 हो गए हैं। शिक्षा अधिकार पूरक है देखो, इसलिए हम माता पिता का कर्तव्य होगा कि शिक्षा के अधिकार का अधिकतम लाभ उठाएं।